प्रैक्टिस नहीं। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन पूछता है इस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, इस पे क्वेश्चंस क्या पूछता है। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा इस पे कि बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्जेज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। अगर किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, अलग अलग चार्जेज रखे गए होंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। क्योंकि चार्ज क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, मान लो किसी भी बॉडी के अंदर अलग अलग चार्जेज रखे हुए थे, +5 कूलम, कूलम ज़्यादा हो जाएगा, माइक्रो कूलम, -3 माइक्रो कूलम, +7 माइक्रो कूलम। तो नेट चार्ज कितना है इस बॉडी के अंदर, क्यू। नेट जो होगा सबको हम लोग ऐड कर देंगे विद साइन, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 माइक्रो कूलम। तो 9 माइक्रो कूलम चार्ज है इस बॉडी के ऊपर। यह पहली प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज में। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखवाया गया था चार्जेस कंजर्व्ड, ठीक है। सबको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो ये दो बॉडीज मान लिया, एक बॉडी ये है और एक बॉडी सपोज कर लो ये है, ठीक है। इन दोनों बॉडीज को जब हमने चार्ज किया था रबिंग करके, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन जैसे भी किया हो, ओवरऑल सिस्टम का जो चार्ज होगा वो क्या रहने वाला है, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर मैं चार्जिंग करता हूँ दो बॉडीज की, सपोज ये बॉडी 1 है हमारी और ये बॉडी 2 है, इन दोनों को चार्ज किया गया, अगर इस पे से इस पे चार्ज अगर जाता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर 5 चार्जेस गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और सपोज इस पे क्या आया, +5 माइक्रोकूलम का चार्ज आया, पहले न्यूट्रल था, तो इस पे कितना होगा, -5। जितना चार्ज यहाँ से गया उतना ही चार्ज इधर भी एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि नेट ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहने वाला है, जीरो ही रहने वाला है वो, ठीक। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में, उसको जरा देख लेते हैं कि एक बॉडी थी हमारे पास जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये ले लेता हूँ मैं, +5 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम है और +7 माइक्रोकूलम है। इस बॉडी को क्या किया मैंने, बहुत अच्छे से सेक किया, ठीक है। अब जब इस बॉडी को सेक करेंगे हम लोग, तो ये एटम्स से आपस में कोलिजन होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो अरेंजमेंट बनता है हमारा वो कुछ इस प्रकार से बना, +9 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो जितना इनिशियली चार्ज था उतना फाइनली चार्ज भी होना चाहिए। इनिशियल चार्ज निकाल लेंगे, कितना आया था, 9 माइक्रोकूलम, और इधर कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोकूलम प्लस एक्स। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के रह जाएगी, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम होना चाहिए, तभी दोनों क्या रहेंगे, आपस में कंजर्व रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो यही है, और इसको याद रखना, लगभग हर जगह हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटा का मतलब सबको पता है, पैकेट के फॉर्म में। चार्ज जो भी होगा, चार्ज किसकी वजह से हो रहा है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, है ना। और कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में लगभग थोड़ा बहुत होता है उसमें। बात ये सब हम लोग कर चुके हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ कि जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगा, चाहे वो रबिंग से जाए, चाहे वो कंडक्शन से जाए, चाहे वो इंडक्शन से जाए, तीन ही मेथड होते हैं हमारे पास। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज जा रहा होगा तो चार्ज जाने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, सही है। और इलेक्ट्रॉन जो है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट के फॉर्म में जाता है, सही। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने साथ चार्ज लेकर जाएगा, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो वही चीज बोला गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू क्या होती है, एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज।
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। कि अगर एक कहीं पर भी चार्ज कहीं पर भी हो रहा है, किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आ रहा होगा। और मिनिमम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आधा पौने सवा का कोई हिसाब नहीं है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन आधा जाएगा और आधा रुका रहेगा। जब भी जाएगा तो एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसीलिए बोला गया क्वांटा पैकेट के फॉर्म में जाता है या एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो इधर प्लस सी इधर माइनस सी। दो गया +2e -2e। तीन गया +3 -3। तो यही n का मतलब होता है क्या, इंटीजर, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अब मान लो सपोज करो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इस बॉडी से इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज कितना अब आएगा इसके ऊपर, Q = 3e का चार्ज आएगा। और e की वैल्यू हमको पता है, e सिर्फ e लगाता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे उतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा बॉडी के ऊपर। सही है। चार्ज कितना आएगा, चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो जाएगा ये 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज आएगा इस बॉडी के ऊपर। 4 जाएंगे 5 जाएंगे, जितना भी जाएंगे ई के मल्टीपल में ही जाते हैं वो लोग। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं। एक कूलम मुझे चार्ज करना है किसी बॉडी के ऊपर, एक कूलम चार्ज करना है। सपोज करो मेरे पास 2 बॉडीज रखी हुई थी, एक बॉडी यहाँ पर यह है और एक बॉडी मेरे पास यह है। मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करना चाहता हूँ, चार्ज का ट्रांसफर करना चाहता हूँ, न्यूट्रल है बॉडी। और मैं चाहता हूँ कि दोनों बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज आ जाए, 1 कूलम का चार्ज आ जाए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सर जब भी कभी भी नंबर ऑफ चार्ज पूछा गया कहीं पर भी, पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी नंबर ऑफ चार्ज अगर पूछा जाता है तो यही फॉर्मूला लगता है हमारा। चार्ज कितना बनाना है 1 कूलम का, कितने चाहिए हमको, n, ठीक है, और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक पर इतना होता है। तो n कितना हो जाएगा, कूलम है, कूलम से कूलम कट गया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको डिवाइड करोगे तो आता है 6.25 इंटू 10⁻28। 18 हाँ 18 होगा। अब तुम्हारा एक डाउट होगा, सर अभी आप तो बोले हैं पूरा पैकेट के फॉर्म में जाएगा, अभी तो सर डेसिमल आ गया है। किसी का डाउट, किसी का होगा तो मैं खींच के कहीं लपड़ टिक करूंगा, है डाउट। अरे गधाई डेसिमल थोड़ी ही है, अरे 18 जीरो भी तो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 625 के बाद कितने जीरो मारूंगा, 16, 2 डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो 1 कूलम का चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है ये, नहीं पॉसिबल है सर। इतने चार्ज को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। तो यही रीजन है कि हम लोग जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहां कूलम चार्ज ना लिख करके क्या लिखा रहता है, माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, क्योंकि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए बाबू इतने इलेक्ट्रॉन्स को मुझे निकालना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने इलेक्ट्रॉन्स मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मान लो एक माइक्रो कूलम बनाना हुआ 10⁻⁻6, एक माइक्रो कूलम बनाना हुआ 10⁻⁻6 बनाना हुआ, फिर से n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आएगा ये 6.25 इंटू 10⁻−13 थोड़ी होगा, -12 होगा ना, लगभग इतने। तो 6 इतने चार्ज मैं निकाल सकता हूँ, इतने चार्ज निकाले जा सकते हैं, समझ रहे हो ना। 1 लाख कम हो गया, लगभग 1 लाख कम हो गया, तो इतने हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला ये चीज पूछा जा सकता है तुमसे कहाँ पर, प्रैक्टिकल वगैरह में, कि 1 कूलम चार्ज जल्दी हम लोग क्यों नहीं देखते हैं। तुम्हें बताना है कि सर 1 कूलम चार्ज इसलिए नहीं देखते हैं हम लोग क्योंकि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का हमको मोशन कराना पड़ेगा, मूवमेंट कराना पड़ेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले करके जाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
इतने इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मूव करा पाऊँ मैं। समझ में आया? दिन भर रगड़ते ही रहोगे क्या बैठ करके, और उतने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं ना है कि दिन भर लेकर के ग्लास रॉड को सिर्फ ग्लास रगड़ते ही रहे, क्योंकि चार्ज इधर जाएगा तो कुछ चार्ज इधर वापस भी तो आएगा जम करके। बात समझ में आती है? इसीलिए 1 कूलम तुम चार्ज नहीं देखोगे, हमेशा 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, इसी तरह के चार्ज हम लोग देखते हैं। जितने भी वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए होगे सब में इसी तरीके से होगा। अब बाबू इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ, सब इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने टॉर्जन बैलेंस पे रख करके एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, कूलम्स लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, या इसी को बोला गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो दोनों के दोनों या मल्टीपल चार्जेस आपस में एक दूसरे पर इंटरेक्ट कर रहे होंगे। सही। अब क्योंकि याद होगा जब पहले पढ़ाया गया था तुमको, तो उसमें बताया था कूलम किससे इंस्पायर्ड थे? न्यूटन के लॉ से इंस्पायर्ड थे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने कहा कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कूलम्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा ही है। तो उन्होंने क्या बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उधर क्या बोला गया था M1 M2, इधर बोला गया Q1 Q2, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर स्क्वायर, इनवर्स लॉ को ये फॉलो करता है। सेम इसके जैसा, ग्रेविटेशन के जैसा, सेम ग्रेविटेशन के जैसा ये चीज है। ठीक है सर। ऑन कंबाइनिंग हमको मिलता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखेंगे, लगभग याद भी होगा। यहाँ पे के क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वैल्यू याद रखना। और 9 की वैल्यू, ये जो के है ना, ये के मीडियम पे डिपेंड करता था। के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं 1/4πε0। ठीक है, जहां एप्सिलॉन को क्या बोला गया था? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम। ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.858 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तने हल्के हल्के आवाज भी आएगा इसमें। 8.858 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई? सर अभी अभी आपने बोला कि एप्सिलॉन नॉट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैंने फोर्स पहले लिखा, मान लो इसका एयर में नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और सर एक मीडियम में भी फोर्स जब मैं लिखूंगा तो कितना होगा? 1/4πε भाई, नॉट लिया तो नॉट, एम लिया तो एम, Q1 Q2/r²। सर इन दोनों का रेशियो जरा लीजिए तो, F m/F0, इसका रेशियो ले रहा हूं मैं। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे आएगा एप्सिलॉन एम। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, नॉट बाई एम का रेशियो लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन एम पर आएगा, बाकी सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सही। इसी को बोला गया रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सही, क्योंकि तुम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो, जब भी किसी के रिस्पेक्ट में मैं किसी के एक पैरामीटर को निकालता हूं तो उसको रिलेटिव बोला गया है। सही है, क्लास 11th में फ्लूइड में पढ़ के आए हो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एयर ले रहे हो चाहे वाटर ले रहे हो। सही, वहां से ले आता है। तो ये क्योंकि स्पेस हमारा स्टैंडर्ड होता है, जब भी किसी स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में मैं किसी वैल्यू को निकालता हूं तो वहां पे रिलेटिव क्वांटिटी लिखी जाती है। तो इसी को हमने बोला एप्सिलॉन आर, और जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, ठीक है, परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो बाबू यहां से भी सवाल पूछा जाता है, इससे भी सवाल पूछा जाता है कि तुम्हें दे देगा एयर में, एयर में बोल देगा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, करवाया गया होगा न्यूमेरिकल, एयर में बोल दिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सही है,
और बोलेगा फाइंड द कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम विद इलेक्ट्रिकल रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 5। बोल सकता है कि नहीं? एयर में लग रहा है 10 न्यूटन, एयर में सर लगा है 10 न्यूटन, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसी की दी गई है 5 न्यूटन। बताओ उस मीडियम में कितना फोर्स लगने वाला है? तो हमको पता है 10/Fm = 5। तो Fm कितना हो जाएगा मीडियम में? 2 न्यूटन। और ये समझ में भी आता है हमको, क्योंकि ये डेंसर मीडियम हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बढ़ गया है, मीन्स डेंसर मीडियम हो चुका है वो हमारा। अब डेंसर मीडियम है तो फोर्स का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सही है, फोर्स का इंटरेक्शन कम हुआ, 10 न्यूटन की जगह अब कितना हो गया? 2 न्यूटन हो गया। ठीक, तो ये हमारा ये टॉपिक हुआ। अब आता है हमारा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में, बोर्ड में इसका भी डेरिवेशन पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी। एक कूलम्स लॉ इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सिंपल है। और यहीं पर तुम्हें मल्टीपल चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि मल्टीपल चार्जेस से कैसे निकालेंगे। और ध्यान से सुनना कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सपोज करो कि हमारे पास 5-6 बॉडीज दी गई हैं, 5-6 चार्जेस दिए गए हैं, चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, 5-6 चार्जेस दिए गए हमको। सपोज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे दिया गया है Q1 चार्ज, यहाँ पे कहीं दिया गया है Q2 चार्ज, यहाँ पे कहीं है Q3 चार्ज, इसी तरह से Qn चार्जेज हैं, सही, 3 चार्ज हो गया, और Q1 चार्जेज हैं टोटल, Q3 चार्ज। और इसको मैंने रखा है किसी भी एक फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में मैंने कहीं रखा है, इसको वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। सबसे पहला काम देखो क्या करेंगे, इस चार्ज पे, जिस भी चार्ज पे तुमसे इंटरेक्शन पूछ रहा होगा, जिस भी चार्ज पे इंटरेक्शन पूछ रहा होगा, सपोज करो क्वेश्चन में आया फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल सराउंडिंग चार्जेस, क्या सकता है? फाइंड द फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू ऑल सराउंडिंग चार्जेस। तो Q1 पे जिस पे भी पूछा जाएगा बालक, जाके उस पर बैठ जाओगे चुपचाप, सही है। और मैं यहाँ पे नेचर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इस पे बैठ गए। दूसरा काम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कूलम फोर्स होता है सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंट्रल फोर्स है ये हमारा, है ना। सबसे पहला काम सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिया जाएगा, इसको सेंटर टू सेंटर मैंने ज्वाइन कर दिया। और इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1, R2 और R3 ओरिजिन से, उसको नहीं बना रहा हूं मैं, बस समझो यहाँ ध्यान से। इस पर बैठ गए, जिसका पूछा जाएगा उस पर जाकर के हमको बैठ जाना है। अब ये Q2 चार्जेस को क्या करेगा अपनी तरफ, लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों अलग अलग नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेगा। इस पर बैठे रहो, तुमको क्या आभास होगा कि Q2 तुमको अपनी तरफ खींच रहा है। इधर की तरफ बनाऊंगा और लिखूंगा क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सही। अब यहीं बैठे रहो, इस पर देखो जरा, Q3 क्या करेगा, सेम नेचर का चार्ज है सर, रिपेल करेगा सर, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग, इसी लाइन के अलॉन्ग ये रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बात आती है समझ में, बात आती है समझ में। और सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेंगे, और इधर आएगा हमारा नेट फोर्स, फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 आएगा। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा बताया भी गया था, सब कुछ लिखा गया है, तो मैं पूरा प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो फोर्स इक्वल्स, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, K Q1 Q2/R² पढ़ा गया था। अब तुम किसके बीच में इंटरेक्शन देख रहे हो, सही है, किसके बीच में तुम इंटरेक्शन देख रहे हो उसको देखा जाता है। जैसे देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, क्योंकि 1 और 2 को देख रहा है, तो यहाँ भी 1 2 कर देंगे, और इसका क्या है, ये मॉड लिया जाएगा, सही है, मॉड का स्क्वायर। और सर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी चाहिए होगा अपन लोग को, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, R1 कैप डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड बताता है, और ये क्या बताया, डायरेक्शन बताया। अब इसी को तुम ऐसे भी तोड़ सकते हो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K Q1 Q इंटू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 2 मैग्नीट्यूड था, अब कितना हो जाएगा, 3 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो सर ये भी फॉर्मूला लिखा जाता है, इस पर वेक्टर बना देंगे, ये भी फॉर्मूला लिखा जाता है कहीं कहीं पर, और ये भी फॉर्मूला लिखा जाता है। बस ध्यान रखना कि अगर यहाँ स्क्वायर लिखा गया तो यहाँ पे आर कैप होगा, और अगर यहाँ क्यूब लिखा गया तो यहाँ पे आर वेक्टर होगा, सही। ठीक, रहेगी बात समझ में ना सबको।
ठीक है। अब यहाँ पे तुमको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो F13 कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। देखो यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें इन सब का ध्यान नहीं रखना है। क्यों? तो मैं एरो बना चुका हूँ ना ऑलरेडी, मैंने डायरेक्शन का ध्यान ऑलरेडी रख दिया है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 जो यहाँ लिखा गया अपॉन में R13 का स्क्वायर, वैल्यू दी गई होंगी। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, जैसे क्वेश्चन दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है, स्क्वायर के वर्टिसेस में है, क्वेश्चन किया जाएगा। एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेते, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर। आती बात समझ में इतनी? ये दोनों निकलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर लिया जाएगा। यही छोड़ मत देना, क्योंकि नेट फोर्स ऑन F1 Q1 पूछा जाता है, नेट फोर्स पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीपल चार्जेस का भी कॉन्सेप्ट हो गया, न्यूमेरिकल किया जाएगा इस पे, बढ़िया बढ़िया। अब उसके बाद से आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया। सर सबको पता है कि, समझ लो यहाँ पे सब लोग एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फोर्स, ये चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। हाथ है क्या उसका, हाथ है क्या? क्या Q2 का हाथ है जो पकड़ के उसको खींच रहा है? क्या Q3 का हाथ है जो पकड़ के धक्का दे रहा है ना? और क्या हर डिस्टेंस पे इंटरेक्शन होता है? हर डिस्टेंस पे इंटरेक्शन होगा? मैं इन्फिनिटी इनफाइनाइट दूरी पर ले आकर के, इनफाइनाइट दूरी पर ले आकर के मैं चार्जेस को रखा हूं, तो क्या इंटरेक्शन हो रहा होगा उसके ऊपर? नहीं। इंटरेक्शन स्टार्ट होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से, सही है। अब रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है, उस सर्टेन रीजन को, उस सर्टेन बाउंड्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कि जहां से, जिस एरिया में या जिस रीजन में चार्ज अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? कि हर एक चार्ज के चारों तरफ एक दायरा बना हुआ है। जैसे मुझे किसी को पकड़ना होगा, मैं यही डिस्टेंस पर पकड़ सकता हूँ, आगे कोई है तो मैं नहीं पकड़ सकता, मेरा इतना ही डोमेन रीजन है, इतना ही फील्ड है मेरा। इस फील्ड के अंदर आएगा मैं पकड़ लूंगा। बात समझ आ रही है? जैसे मकड़ी जाला बनाता है, जो मकड़ी का जो जाला है उसका वेब जो फॉर्मेशन होता है, उसमें अगर कोई आया तो फंस जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि मक्खी यहाँ उड़ रही है तो फंसा लेगा, उसके रीजन में आना चाहिए। तो वो जो वेब बना हुआ है वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कि अगर उसके दायरे में आए तो इंटरेक्शन शुरू कर देगा वो। अब या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर। मकड़ी के उस जाले के अंदर अगर कोई फंसा, उस जाले में भले, मकड़ी क्या होती है सेंटर में बैठी रहती है, और जाले मान लो इतना दूर बनाया हुआ है, यहाँ भी कोई फंसा तो मकड़ी तुरंत दौड़ कर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके रीजन में आ चुके हो तुम। तो वही रीजन, वही दायरा, उसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जहां पे चार्ज अपना इंटरेक्शन स्टार्ट कर दे। ठीक, तो ये चीज देखा गया था कि माना गया था इस चीज को, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अवे निकलती हैं, और निगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स आती हैं। ठीक है बालक, ये छोटी बात है, समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, वह दायरा, वह दायरा जहां पर, जहां पे कोई भी चार्ज पार्टिकल इंटरेक्शन शुरू कर दे। सही? जैसे ग्रेविटी का भी होता है, जब हम लोग चलते हैं या हम लोग कूदते हैं तो वापस आ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि धरती माता का हाथ है, कूद रहा होता है इसे पकड़े पकड़े पैर लेके जा रही है, अरे बाबू आओ 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 आओ, फिर बिठा दिया। ऐसा तो है नहीं। लेकिन स्पेस में निकल जाओ तो हर बार पकड़ेंगे क्या वो? तो वही चीज बोला गया कि जितने भी फोर्सेज होते हैं उनके चारों तरफ एक रीजन ऐसा है जहां पे इंटरेक्शन शो होगा। इसको पहली बार फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था माइकल फैराडे ने। फैराडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल फील्ड का कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। सही? और क्या बोला गया कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेज होते हैं सर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और निगेटिव चार्जेस से टुवर्ड्स आती हैं, निगेटिव चार्जेस से टुवर्ड्स आती हैं, चार्ज से टुवर्ड्स आएंगी। ये इतनी बात हमको पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसकी इंटेंसिटी भी कुछ होगी, है ना? जैसे मकड़ी का जो जाला था या कोई चार्ज है,
कोई चार्ज मैंने यहाँ रखा क्यू, एक रीजन मैंने ये बनाया और एक रीजन मैंने ये बनाया। क्या यहाँ पे जो पार्टिकल रखूंगा और यहाँ पे पार्टिकल रखूंगा, दोनों पे सेम अमाउंट में इंटरेक्शन होगा क्या? मैं फोर्स वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरेक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई चीज रखा गया, यहाँ पे कोई चीज रखा गया, इंटरेक्शन बराबर होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो क्लास में क्लास चल रही है, जो टीचर के जस्ट सामने इसी फ्रंट बेंच पे बैठा हो और एकदम पीछे जो बैठे हो, दोनों से बराबर इंटरेक्शन होता है टीचर का। पीछे वाले बच्चे शोर करते रहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही समझा रहा हूँ। पीछे वाले बच्चे शोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दूर है वो, ऐसा नहीं है कि बाहर निकल गया है, वो इंटरेक्शन कम हो रहा है उनसे। लेकिन सामने वाला जैसे कुछ करेगा तो पटाख से एक झापड़। पीछे वालों को जब तक जाऊंगा तब तक सुधर जाएंगे। बात आ रही है? तो इंटरेक्शन हमारा उनसे कम है, इनसे अधिक है इंटरेक्शन। उसी चीज को देखा गया कि सर कितना इंटरेक्शन होगा, कितना डर रहा होगा बच्चा, आगे वाला ज्यादा डर रहा है, पीछे वाला ज्यादा डर रहा है। उसी की एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है। ठीक। अब बच्चा डर किससे रहा था? टीचर से। मैं सोर्स चार्ज हूं, मेरा दायरा बना हुआ है, मेरा दायरा बना हुआ है, किस डिस्टेंस तक कहां पर है, तो उसमें अलग अलग बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो वो हमारे लिए क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है कि नहीं है? यहाँ का बच्चा, वहां का बच्चा, ये हमारे लिए वेरिएबल है। तो इस पे डिपेंड करेगा कि मुझ पे डिपेंड करेगा? मैं जो पढ़ा रहा हूँ सबके लिए बराबर ही पढ़ा रहा हूँ। अब किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या मैं अलग अलग पढ़ा रहा हूँ? नहीं। तो डिपेंड किस पे कर रहा है वो? बच्चे बच्चे पे डिपेंड कर रहा है। तो जो वेरिएबल उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना उसके ऊपर। फिजिक्स में ये चीज है कि जहां कहीं भी वेरिएशन आ रहा होगा, जिस पे भी आ रहा होगा, उसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ठीक। तो मैं देखूंगा मुझसे कितना इंटरेक्शन हो रहा है, मुझसे कितना इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैं हूं सोर्स चार्ज, और फॉर्मूला क्या बनाया जाता है फिर? के क्यू बाई आर। ठीक है, के क्यू बाई आर बनाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है सर, फोर्स पर यूनिट जो भी चार्ज है। तुम टेस्ट चार्ज हो, तुम टेस्ट चार्ज हो, टेस्टिंग हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर टेस्टिंग हो रही है। जिसको समझ में आया पास, नहीं समझ में आया फेल। पास में आती है। अरे वैसे एग्जाम में फेल पास की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ कि टेस्टिंग में पास हुआ है, वो टेस्टिंग में फेल कर गया वो। पास में आती है। तो सर जिस चीज पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुन लो, जिस चीज पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को लेकर चलते हैं। सही है? इस बच्चे के रिस्पेक्ट में कितना समझ में आया, उस बच्चे के रिस्पेक्ट में कितना समझ में आया, के रिस्पेक्ट में ले चलेंगे। और मैं क्या हूँ? सोर्स चार्ज हूँ, मेरा दायरा बना हुआ है, मेरे दायरे के अंदर ये लोग आए हुए हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो भी हमारा, जिस भी चार्ज के ऊपर इंटरेक्शन में देखूंगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि मैं उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगा पा रहा हूं, उसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे सोर्स चार्ज कितना इंटरेक्शन शो कर रहा है, कितना फोर्स लगा पा रहा है, उसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पास में है, इंटेंस बहुत ज्यादा है, दूर जितना बैठा हुआ है इंटेंस कम इंटेंसिटी है उसकी। सही। तो इसी को बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज पर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये बदल रही थी वैल्यू, यहाँ पे अलग वैल्यू है, यहाँ पे अलग वैल्यू। सही। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पढ़े थे हम लोग, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, के क्यू क्यू नॉट लिख देता हूँ मैं पूरा, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, सपोज डिस्टेंस इज आर, और यहाँ से क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। अब फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस से हमको देखना है कि अगर बहुत सारे चार्जेस को मैं लेकर के आ गया तो क्या होगा? न्यूमेरिकल पूछा जाता है बालक, इस पे बालक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और सेम तरीका है सॉल्व करने का जैसे कि हम लोग फोर्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग फोर्स को सॉल्व किया जाता है वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। मान लो सिस्टम दिया गया है जिसमें कई सारे चार्जेस दे करके रखा हूं मैं। अगेन वही स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ मान लो Q1 है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कहीं पे Q2 है, और यहाँ पे कहीं पर Q3 है। और मैंने तुमसे कहा कि बताओ बालक, Q2 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा? जिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा वो हमारा टेस्टिंग वाला चार्ज है, और जिसकी वजह से पूछा जाएगा वो सोर्स चार्ज है। तो हमें किसका इंटरेक्शन देखना होता है? सोर्स चार्ज का देखना होता है।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके दायरे में ला करके रखा गया है। अब एक चीज बताओ, इसका अपना एक दायरा होगा, पॉजिटिव है, इसको मैं निगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, इसका अपना एक रीजन होगा, इस रीजन के अंदर अगर कोई आया, मकड़ी है, इसका अपना एक जाला है, उसके जाले के अंदर कोई भी आएगा तो इंटरेक्शन शो करेगा। इसका अपना जाला है। ठीक, और मैं ये क्या क्या हूँ, टेस्ट चार्ज लेकर के आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितना इंटरेक्शन हो रहा है। फिर वही काम, दोनों के सेंटर टू सेंटर क्या करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे हमेशा, सेंटर टू सेंटर। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, अवे जाती हैं। ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा कि नहीं, बाबू निकलो निकलो निकलो, धक्का देगा इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू टू वन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सही। और ये निगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, पास बुलाएगा, आओ मेरी तरफ आओ, इस पे इधर की तरफ आएगा। अगेन क्या करेंगे, पैलोग्राम लॉ वगैरह बना लेंगे, ट्रायंगल पैलोग्राम बना करके हम देखेंगे रिजल्टेंट इधर कहीं आ रहा होगा, ई। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू ड्यू टू थ्री, ड्यू टू थ्री, सही। पता नहीं समझ में। तो इस तरीके से निकाला जाएगा ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ, ये एक इमेजिनरी कर्व होता है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि एक रीजन तक ही क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक रीजन तक ही अपना प्रकोप दिखा रहा है ये। तो वहां तक हमको समझने के लिए कुछ फील्ड लाइंस की जरूरत होती है। तो क्या लिखा गया, इट इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट डायरेक्शन बताता है हमारा। और हम लोग को बचपन से पता है कि किसी भी फील्ड का जो कर्व होता है उस पर अगर मैं टेंजेंट बताऊंगा तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे डायरेक्शन पता नहीं है ना ऐसे, अरे दिखाई देगा तब तो मैं डायरेक्शन बता पाऊंगा। तो डायरेक्शन समझेंगे कैसे, मान लो यहाँ कोई चीज इनविजिबल है, एयर है, यहाँ उड़ रहा है, एयर पार्टिकल है यहाँ पे घूम रहा है इधर उधर, तो क्या उसका तुम पाथ बता पाओगे, नहीं। तो हम लोग उसको बताने के लिए क्या करेंगे, किसी एक एयर पार्टिकल को कलर कर देते हैं। अब वो जैसे जैसे जाएगा, ट्रेस हो रहा है पाथ, एक पार्ट ट्रेस हो रहा है, उसमें जैसे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसको कैसे निकालते हैं हम लोग, टेंजेंट बना करके। थ्योरेटिकल पॉइंट है ये, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखेंगे सब लोग। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, सबसे पहला कि एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, टूटेगा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है, सही। और फिर से वो बनाया गया सब पॉजिटिव निगेटिव से। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने, यहाँ निगेटिव चार्ज रखा, इससे क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूर जाओ, इससे क्या बोलता है, पास आओ। यहाँ से गया, ऐसे बनता है, सही है क्या, यहाँ से दूर जाएगा, ऐसे करके दूर जाएगा। ये बनाने आना चाहिए बाबू, ये बनाने आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, एक दो और बना लेना। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आ रही होंगी इसके पास में आ रही होंगे, है ना, इसके पास आ रही होंगे, इन साइड आ रही होंगे। और इसी को आगे चल के हम लोग डाइपोल बोलेंगे, जब सेम नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव रिपल थोड़ा सा क्या रहे, दूर दूर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। और यही चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी पढ़ोगे तुम, यही चीज ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन में पढ़ते हो तुम लोग, कि दो, क्योंकि ये फील्ड लाइंस है, ये बता रहा है कि कहाँ पे कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, सही है। यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा डेंसर बनता है हमारा, डेंसर बनता है, और इधर क्या है, दूर दूर बना हुआ है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा डेंस होंगी, उतना ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। बात समझ आ रही है, जितना घना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जितना दूर दूर होगा उतना कम इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक। जितना दूर जाते रहोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सब एकदम पास पास में कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ एक सर्किल बनाता हूँ तो देखो दो फील्ड लाइंस के बीच में दूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है एट अ सर्टेन पॉइंट। और उसको बनाते कैसे हम लोग, कर्व बना करके, टेंजेंट बना करके दिखाते हैं हम लोग। तो दो फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं सर, अगर क्रॉस किया तो इसके हिसाब से इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, और इसके हिसाब से इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। बाबू सेम फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अरे मान लो यहाँ खड़ा हूं मैं, या तो इधर जाऊंगा या तो इधर, एक ही समय में दोनों तरफ कैसे चल लूंगा मैं, नहीं जा सकता मैं, एक ही समय में दोनों तरफ मैं नहीं चल सकता। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई भी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। इसीलिए ये याद रखना है तुम्हें कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यही चीज हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो में भी, फ्लूइड में स्ट्रीम लाइन फ्लो हो गया, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि अगर क्रॉस किया तो दो फील्ड लाइंस
दो डायरेक्शंस मिलेंगे हमको, जो कि नॉट पॉसिबल। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और है इसमें पॉइंट, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये हम लोग कब पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझा दूंगा, उसके बाद समझेंगे कि जितने भी फील्ड लाइंस होते हैं वो बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, बॉडी के ऊपर से निकलते हैं, क्योंकि कंडक्टर है। देखो यहाँ ध्यान से, कि हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें कहाँ पढ़ते हैं, कंडक्टर्स के ऊपर पढ़ते हैं। और सबको पता है कंडक्टर्स में चार्जेस कहाँ पे होंगे, सरफेस पर आकर रिसाइड करते हैं, सरफेस पर आकर के रिसाइड करते हैं। तो बाबू यहाँ से फील्ड लाइन निकलती है, ऐसा नहीं कि अंदर जाएगा, अंदर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, किसी भी मेटल या कंडक्टर्स के अंदर इनसाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज लिखवाया गया है इस चीज को। अब अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, क्योंकि समय हो गया ज्यादा।